काजल गांव की लड़की थी। उसकी शादी भी गांव में शंकर नाम के लड़के से हुई थी। काजल की सास आशा बहुत अच्छी थी। वो अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी, पर शायद शंकर काजल को पसंद नहीं करता था, इसलिए हमेशा उसे भला बुरा कहा करता था। ऐसे ही एक दिन जब काजल सुबह की चाय लेकर शंकर के पास जाती है, तो शंकर उस पर नाराज होने लगता है। अरे मैंने तुझे कितनी बार बोला है, अपना मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने मत आया कर। क्यों तू हमेशा मेरा दिन खराब करने पर लगी रहती है? पर मैं तो आपकी सुबह की चाय लेकर आई थी, बिना चाय पिए आपकी आँख नहीं खुलती। मैंने तुझे कितनी बार बोला है ना, मेरी सुबह की चाय माँ के हाथ से भिजवा दिया कर। तो फिर क्यों आती है खुद चाय लेकर? तेरी मनहूस शक्ल देखकर मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। ये मनहूस चेहरा लेकर मत आया कर। अब चल निकल यहाँ से और जाकर नाश्ता लगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। शंकर के डांटने पर काजल रोती हुई वहाँ से चली जाती है और नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगाने लगती है। ये सब देखकर आशा को बहुत दुख होता है और वो शंकर पर अपनी नाराजगी जाहिर करती है। शंकर बेटा, ये सब क्या है? तू मेरी मासूम बहू को हर समय क्यों कोसता और दंडता रहता है? माँ, जिसे आप मासूम कह रही हो वो लड़की मासूम नहीं, मेरी जिंदगी के लिए अभी श्राप है। मैं इस लड़की को नापसंद करता हूँ, पर फिर भी ये मेरे सामने आती रहती है। अरे आखिर तू होता कौन है मेरी बहू को नापसंद करने वाला? भूल मत, मेरी बहू मेरे परिवार के लिए लक्ष्मी है। जब से वो इस घर में आई है, हमारी खेती किसानी में कितनी उन्नति हुई है। हमारे पास कहाँ पहले छोटा सा घर था, पर आज हमारे पास ऐसे ना जाने कितने घर और खेत हो चुके हैं। माँ, ये आपका अच्छा भाग्य लेकर आई है, मेरा नहीं। सारा का सारा मूड खराब कर दिया। इस तरह से शंकर नाराज होकर ऑफिस चला जाता है, जहां वो देखता है कि उसका दोस्त 2 दिन बाद ऑफिस आया है और आज बहुत खुश है। क्या बात है भाई, 2 दिन तू ऑफिस नहीं आया और आज बड़ा खुश है? जब अपनी पसंद की लड़की से शादी होती है तो चेहरे पर खुशी अपने आप नजर आती है। वैसे मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पर हूँ, कुछ दिन बाद मेरी शादी है शहर में। तू भी आना, सबको कार्ड दिया है। मेरे दोस्त की शादी और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? इस तरह से शंकर अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए तैयार होने लगता है। शंकर को शहर जाता देख काजल शंकर से सवाल करती है, आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैं कहीं भी जाऊँ, तू कौन होती है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? हाँ, चल निकल यहाँ से। एक बार फिर इसी तरह शंकर काजल का अपमान करता है और वहाँ से चला जाता है। ये अपमान काजल बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी सास के पास जाकर रोने लगती है। बहू, तू रोती क्यों है? भगवान सब देख रहा है। जिस तरह से आज तू रो रही है ना, ऐसे ही एक दिन मेरा बेटा भी रोएगा। माँ जी, ऐसा मत कहो। भगवान न करे कभी उनकी आंखों में आंसू आए, और ये आंसू मुझे शंकर की तरफ से नहीं मिल रहे बल्कि भगवान की तरफ से मिल रहे। मेरी शादी को कितने साल हो गए, पर अब तक मैं एक बच्चा नहीं दे पाई। शायद इसी वजह से शंकर जी हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं। ऐसा नहीं कहते बहू। काजल की बातें सुनकर आशा उसे दिलासा देती है, तो वहीं दूसरी ओर शंकर अपने दोस्त की शादी को खूब एंजॉय करता है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त की बीवी की फ्रेंड नैना से होती है। नैना शहर की पढ़ी लिखी सुंदर लड़की थी। नैना को देखते ही शंकर को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है और वो जाकर नैना को अपनी दिल की बात कह डालता है। एक्सक्यूज मी, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे पता चला है कि तुम दुल्हन की फ्रेंड हो। मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है। मुझे भी पता है कि तुम दूल्हे के दोस्त हो और मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा, और ये कॉम्प्लीमेंट तो मुझे सब देते हैं। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ। मेरा सच्चा प्यार तुम्हें मेरी आंखों में ही नजर आ जाएगा। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो आई लव यू बोलकर लड़कियों को छोड़ देते हैं, बल्कि मैं उन लड़कों में से हूँ जो आई लव यू बोलकर 7 जन्म का रिश्ता बांध लेते हैं। मुझे तुमसे शादी करनी है। शंकर की ये बात सुनकर नैना शर्मा जाती है। अब शंकर हमेशा उसे खुश करने की कोशिश में लगा रहता है। कभी वो उसको सोने का हार देता, तो कभी डायमंड की रिंग। ये सब देखकर नैना को शंकर के प्यार पर विश्वास हो जाता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। तुम जैसा लड़का ना मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी और मुझे तुम्हारा प्रपोजल मंजूर है। अब बहुत जल्द शंकर नैना से शादी कर लेता है और उसे अपने गांव लेकर जाता है। अब जैसे ही शंकर नैना के साथ घर आता है, काजल अपने सौतन को देखकर घबरा जाती है और आशा अपने बेटे को खरी खोटी सुनाने लगती है। बेशरम कहीं के, तुझे शर्म नहीं आई बीवी के होते हुए दूसरी शादी करने की? शंकर,
क्या तुम पहले से शादीशुदा हो? अगर सच में तुम्हारी पहले से कोई पत्नी थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? नैना, मैं काजल से प्यार नहीं करता और ना ही उसे अपनी पत्नी मानता हूँ। ये शादी मेरे स्वर्गवासी पिता ने जबरदस्ती करवाई थी। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम काजल से ही पूछ सकती हो। शंकर बिल्कुल सच कह रहे हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते, तभी तो उन्होंने मुझसे शादी की। अगर मुझसे प्यार किया होता तो वो कभी दूसरी शादी करने के बारे में नहीं सोचते। अगर सच में शंकर तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता तो तुम कोई मायने नहीं रखती इस घर में। मेरा गृह प्रवेश मेरी सौतन ही करवाएगी, और जब तक तुम मेरा गृह प्रवेश नहीं करवाओगी मैं इस घर में कदम नहीं रखने वाली। नैना की बात सुनकर काजल खुद को नहीं संभाल पाती और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं नैना भी अपनी जिद पर अड़ी होती है। नैना, आखिर तुम कब तक बाहर खड़ी रहोगी? अब अंदर भी चलो। मैंने कह दिया ना कि जब तक मेरा गृह प्रवेश मेरी सौतन के हाथों से नहीं होता मैं अंदर नहीं जाऊंगी। और अगर मेरा गृह प्रवेश मेरी सौतन ने नहीं कराया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है और मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश की है। नैना की यह बात सुनकर काजल हिम्मत बांधकर अपनी सौतन का गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद नैना को विश्वास हो जाता है कि काजल की अहमियत घर में और शंकर की जिंदगी में नहीं है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर नैना अपनी सौतन काजल को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे अपनी सास के साथ घर से निकलवाने की सोचती है, और इसलिए जानबूझकर अपनी सास और अपनी सौतन को भला बुरा कहती है। तुम जैसे कूड़े कबाड़े जैसे लोगों को ना मैं इस घर में रहने देती हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। और अगर तुम दोनों को इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहो। समझ आई बात? बेटा देख रहा है तू, तेरी बीवी किस तरह की नीच बातें कर रही है। उसने तेरी माँ और तेरी पहली बीवी को कूड़ा कबाड़ा कहा। माँ, तुम क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? शंकर जी बहुत हो गया आपका। जब तक आप मुझे भला बुरा कहते रहे मैं सुनती रही, पर कल की आई औरत मेरी सास को भला बुरा कहे, कूड़ा कहे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप शायद भूल रहे हैं, आप एक नंबर के निठल्ले इंसान हैं जो 1 महीने नौकरी करता है और 1 महीने घर पर बैठकर खाता है। पर ये घर मेरी माँ की मेहनत से चल रहा है। हम दोनों ने खेती करके इस घर को बनाया है। देख रहे हो शंकर, तुम्हारी ये बीवी किस तरह से रोब झाड़ रही है। शायद ये भूल चुकी है कि इस घर में और तुम्हारी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है, और ये घर भी तुम्हारे नाम पे है। इसे इसकी असली औकात दिखाओ और इन दोनों को इस घर से निकाल दो। नैना, मैं अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। माँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपसे और काजल से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप हमारे इस घर को छोड़कर चली जाओ और जाकर गेस्ट हाउस में रहो। अब मुझे आप दोनों से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना। शंकर की ये बात सुनकर अब आशा बिना कोई देरी करे अपनी बहू के साथ घर छोड़कर चली जाती है। साथ ही साथ वो शंकर को अपनी जायदाद से भी बेदखल कर जाती है। कुसुम की 5 बहू थी, जिसमें से उसकी 2 बहू पूरी तरह से गंजी थी और उसकी 3 बहू के सर में बाल थे। शादी के बाद कुसुम को जब पता चला कि उसकी दोनों बहू गंजी है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर सुमन करती भी क्या। नीलम और कविता अब उसके घर की बहू बन चुकी थी, इसलिए वो हर समय अपनी बहू से इस धोखे का बदला लेने के लिए बार बार उसकी बेइज्जती क्या करती। अरे कहाँ मर गई मेरी दोनों टकली बहुएं? अरे ओ नीलम, अरे ओ कविता। जी माँ जी, आपने हमें बुलाया? क्यों, अब मैं अपनी दोनों टकली बहुओं को बुला भी नहीं सकती क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं माँ जी, आप हमें हमेशा काम के लिए बुलाते ना, और आज बिना काम के लिए बुलाया तो इसीलिए बस पूछा। तुम दोनों गंजी बहुएं बहुत अच्छे से जानने लगी हो मुझे, पर आज मैं भी तुम दोनों को किसी काम के लिए ही बुला रही हूँ। चलो अब जल्दी से एक बहू मेरा पैर दबाओ और एक मेरा सर। ठीक है माँ जी। कुसुम की दोनों छोटी बहू उसके सर और पैर दबाने लगती है। देखते ही देखते शाम के 7 बज जाते हैं और तभी कुसुम की सबसे बड़ी बहू रूपल आती है और कुसुम से बोलती है, माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? हम तीनों बहू कब से आपका रसोई में इंतजार कर रहे हैं कि आप आकर हमें बताएं कि खाने में क्या बनेगा, फिर हम बनाना शुरू करें। माफ करना मेरी प्यारी बहू, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, तुम तीनों को जो खाने का मन है तुम खा लो, वही बना लो। ठीक है माँ जी। इतना बोलकर उसकी दोनों बहू वहाँ से चली जाती है। अब रूपल अपनी दोनों देवरानी आस्था और नेहा के साथ मिलकर खाना बनाती है। वो तीनों बहू अपनी पसंद का खाना बनाती है। रात में जब सब खाने की टेबल पर बैठते हैं तो कुसुम के खाने में बाल निकलता है। ये देखकर कुसुम को बहुत गुस्सा आता है।
और कुसुम अपनी दोनों गंजी बहुओं से कहती है। खाने में बाल? तुम दोनों का ध्यान कहाँ रहता है? मेरे खाने में बाल कैसे निकला? मुझे खाना परोसने वाली तुम दोनों ही हो ना? माँ जी, भले ही हम दोनों ने आपको खाना परोसा है और निकाला है, पर शायद आप भूल गए कि हमारे सर पे बाल नहीं है। हाँ माँ जी, नीलम बिल्कुल सही बोल रही है। ये दोनों तो गंजी हैं, इनके बाल तो हो ही नहीं सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों जब आपके सिर में तेल लगा रही थी तो आपका ही बाल उनकी उंगलियों में फंस गया होगा और खाना बनाते टाइम वो खाने में आ गया। इस तरह से आस्था बड़ी ही चालाकी से अपनी गलती नीलम और कविता के ऊपर डाल देती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन नीलम और कविता साथ में काम कर रही होती है। उन दोनों को साथ में काम करता देख उनका मजाक बनाने के लिए गाना गाने लगती है। सर है न बाल है, खोपड़ी कंगाल है, आजा सावरिया आ आ आ। माँ जी, माना कि शादी से पहले हमने आपसे झूठ कहा और झूठ बोलकर शादी की, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय हम दोनों का मजाक बनाए। हाँ माँ जी, कविता बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी बहुत जल्द हम दोनों वेग मंगवाने वाले हैं। वेग आने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि आपकी 5 बहुओं में से 2 बहुएं गंजी हैं। ठीक है, जैसे मुझे नहीं पता चलने दिया था। आखिर शादी के एक दिन पहले ही तो तुम दोनों ही नकली विग लगाकर मुझे बेवकूफ बना रही थी। माँ जी, हर समय हमारा मजाक मत बनाया करे। कभी हमारे सर पर भी बाल थे, वो भी आपकी इन 3 बहुओं से भी ज्यादा सुंदर। वो तो हमारी शादी नहीं हो रही थी, हमारी कुंडली में दोष था और उस दोष को हटाने के लिए हमें अपने सर से बाल हटाने पड़े और हमें अपना घर बसाने के लिए 5 साल तक इसी तरह गंजा बनकर रहना पड़ेगा। अपनी झूठी कहानी अपनी जेबों में रखो या उन्हें अपने सर में बाल की तरह उगा लो। मैं बस कहने वाली थी, कल मेरी दोस्त आने वाली है और तुम दोनों अपना गंजा सर लेकर उसके सामने मत आ जाना, वरना मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इतना बोलकर कुसुम वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर नीलम और कविता के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है, पर वो दोनों कुछ नहीं करती। अब अगले दिन जब कुसुम की दोस्त आती है तो वो अपनी तीनों बहुओं को बुलाती है। राधा, ये तीनों मेरी प्यारी बहू हैं। बड़ी बहू का नाम है आस्था, दूसरी का नाम नेहा और तीसरी का रूपल। बहू, जाकर कुछ खाने को बना दो। माँ जी, इस घर में आपकी 2 और बहुएं हैं। भले ही वो गंजी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जब मेहमान आए तो वो दोनों कोई काम ही ना करें। हम तीनों ही मेहमान की खातिरदारी में लगी रहें। बहू, तुम तीनों की जो भी शिकायत है वो बाद में कर लेना। अभी घर में मेहमान आया ना, पहले उसका स्वागत करो। कुसुम से इतना बोलते ही उसकी तीनों बहू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अपना चाकर भी नीलम और कविता हाथ में चाय और पानी का गिलास लेकर आती है और उनकी दोस्त का आशीर्वाद लेती है। ये देखकर कुसुम की दोस्त कुसुम से कहती है, अरे कुसुम, अपनी तो दोनों बहुओं से मुझे इसीलिए नहीं मिलवा पा रहे थे क्योंकि ये गंजी है और तुझे डर था कि तेरी बहुओं का मैं मजाक बनाऊंगी। पर देख, तेरी बाल वाली बहुओं ने क्या किया, तेरी ही बेइज्जती करवा दी। पर तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी इन दोनों टकली बहुओं का। आज इन्होंने तेरी इज्जत बचा ली। ऐसी बहुएं सबको मिले तो फिर क्या बात है। अरे अगर क्या हुआ, तेरी बहू गंजी है तो भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द इसके सर पर बाल भी आ जाएंगे। राधा, तू बिल्कुल सही कह रही है। अपनी इन 2 गंजी बहुओं को ही मैं हमेशा अपनी शर्मिंदगी का कारण समझती थी, पर हमेशा मेरी शर्मिंदगी का कारण मेरी 3 बालों वाली बहुएं निकली। माँ जी, ऐसा मत कहिए, आखिर गलती तो हमारी भी थी ना, बस आप तो हमसे नाराज थी। बहू, भले ही मैं तुम दोनों से नाराज थी, पर मैं अंधी नहीं थी। मुझे साफ साफ दिख रहा था कि तुम दोनों कितनी अच्छी हो और मेरा कितना ख्याल रखती हो। पर फिर भी मैंने तुम्हारे गंजेपन का हमेशा मजाक बनाया और सबकी नजरों में उन तीनों घमंडी बाल वाली बहुओं का गुणगान किया। इसीलिए मुझे माफ कर दो। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। ऐसी बातें कहकर आप हम दोनों को शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे तुम्हारे घर की मेहमान मैं हूँ। मैंने ही तुम तीनों सास बहुओं के बीच की दूरी को खत्म किया है और तुम तीनों मुझे ही भूल गए अपनी खुशी में। हाँ नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो अतिथि देवो भवा है। चलिए चलकर खाना खा लीजिए। हमने आपके और माँ जी के लिए नाश्ता लगा दिया है। अब वो सब एक साथ खाना खाते हैं, पर ये सब देखकर कुसुम की दोनों बहू अंदर ही अंदर चलने लगती है। क्या बात है माँ जी, आप जिन 2 बहुओं का मजाक बनाती थी, आज उन्हीं 2 गंजी बहुओं के साथ मिलकर खाना खा रही हैं और हमसे पूछा भी नहीं।
मेरी प्यारी तीनों बाल वाली बहुएं, मैं यहाँ साथ में खाना नहीं खा रही हूँ बल्कि अपनी गलती सुधार रही हूँ। अगर तुम तीनों नहीं चाहते कि मैं तुम तीनों का भी मजाक बनाऊं जैसे मैं अपनी दोनों गंजी बहुओं को बनाती थी, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम तीनों ने मेरी बेइज्जती करवाने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी। तुम तीनों के सर पर बाल है, साथ ही साथ घमंड भी है। अपने घमंड को हटा दोगी तो तुम तीनों भी बहुत अच्छी बहुएं बन जाओगी। अभी भी मौका है, सुधर जाओ। अब कुसुम की तीनों बहुओं को अकल आ जाती है और वो तीनों भी अपनी गलतियां सुधार लेती हैं। उस दिन के बाद कुसुम की दिमाग की बत्ती जल जाती है और फिर कभी भी वो अपनी दोनों गंजी बहू का मजाक नहीं बनाती। और कुछ सालों बाद उसकी दोनों गंजी बहू के सर पर भी बाल आ जाते हैं और उन दोनों के बाल कुसुम की बाकी तीनों बहू के मुकाबले काफी सुंदर थे, जिस वजह से अब हर कोई नीलम और कविता की ही तारीफें करता। रूपाली अपनी दो बहन माया, बबीता और बीमार माँ सीता के साथ रहा करती थी। वो तीनों बहन बहुत छोटी थी जब उनके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद उन तीनों बहन की परवरिश सीता ने अकेले ही की थी, पर समय के साथ सीता भी बीमार पड़ जाती है और एक दिन मेरी प्यारी बच्चियाँ, मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे जो भयंकर बीमारी है, लगता है कि वो बीमारी मुझे तुम तीनों को दुल्हन के रूप में नहीं देखने दे सकती। माँ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? हम तीनों बहनें आपको कुछ नहीं होने देंगे। बेटा, जिंदगी और मौत की भागदौड़ तो ईश्वर के हाथ होती है और मैं जानती हूँ मेरे जाने का समय आ चुका है। इतना बोलकर सीता के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसे यमराज नजर आता है। यमराज को देख सीता अपनी तीनों बेटियों से कहती है, वो देखो बेटा, अब तो यमराज भी मुझे लेने आ गए। लगता है मेरा साथ तुम तीनों के साथ यही तक था। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम तीनों बहन अकेले कैसे रहेंगी? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है बेटा। और रूपाली, तू बेटा, तू तो घर में सबसे बड़ी है और सबसे समझदार भी है। मेरे जाने के बाद तू अपनी दोनों बहन का ख्याल रखना। और बबीता, तुझे मैं जानती हूँ, तेरे अंदर गुस्सा बहुत है, पर दोनों बड़ी बहन का कहना मान लेना बेटा, क्योंकि अब तेरा गुस्सा शांत करने के लिए तेरी माँ नहीं रहेगी। नहीं माँ, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। प्लीज हमें छोड़कर ऐसे मत जाओ। मेरे जाने का समय हो चुका है मेरी बच्चियों। देखो, यमराज भी मुझे बुला रहे हैं, फिर भी मैं तुम तीनों को एक बात बताना भूल गई। जब तुम तीनों छोटी थी तब तुम्हारे पिताजी जाने कहां से 3 लहंगे लेकर आए थे। वो चाहते थे कि जब तुम तीनों की शादी हो तो तुम तीनों अपना अपना लहंगा पहनो। अब मैं तो इस दुनिया से जा रही हूँ, इसीलिए ये जिम्मेदारी मैं रूपाली को दे रही हूँ। रूपाली, अब तुझे ही अपनी दोनों बहनों की शादी करवानी है। माँ, अगर आप हमारे साथ रहोगे तो हम सब कुछ कर लेंगे। इस तरह से बोलकर तीनों बहन सीता के गले लगकर रोने लगती है और देखते ही देखते सीता अपनी आखिरी दम तोड़ देती है। माँ के जाने के बाद रूपाली अकेली ही अपनी दोनों बहन की देखरेख करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उनके घर शादी का न्योता आता है। जब तीनों बहन शादी में जाती हैं तो दुल्हन को देख बबीता बोलती है, काजल की शादी उसके माता पिता ने कितनी धूमधाम से कराई है और उसका लहंगा कितना सुंदर लग रहा है ना माया दीदी? हाँ बबीता, होने को कौन टाल सकता है। अब हमें घर चलना चाहिए। देख, सभी मेहमान एक एक करके अपने घर जा रहे हैं। इस तरह से तीनों बहन शादी अटेंड करके घर वापस आ जाती हैं। पर बबीता के आंखों में अब भी दुल्हन का ही चेहरा बसा होता है। वो बार बार उसकी सुंदरता और उसके कपड़ों का ही बखाना करती है। ये देखकर माया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट देती है, जिस पर बबीता अपनी दोनों बड़ी बहनों से कहती है, अगर आज माँ जिंदा होती तो वह मुझे कभी नहीं डांटती और आज जो सपने मैं देख रही हूँ मेरे लिए वही सपने माँ देखती और वह मेरी शादी करवाती। मैं भी शादी के लहंगे में बहुत सुंदर लगती। माँ ने जाने से पहले दीदी के हाथों में लहंगे दिए थे, पर दीदी ने आज तक उन लहंगों को नहीं खोला। बबीता, माया की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ।
और सच में मेरे दिमाग से वो लहंगे उतर गए थे। माँ का दुख इतना था कि मेरा ध्यान उन लहंगों पर गया ही नहीं। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अभी पेटी खोलकर लहंगे को देखती हूँ। और एक बात, मैं अपनी दोनों बहनों की शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगी। सच में दीदी? चलो अब जल्दी से लहंगा खोल कर देखते हैं। अगर लहंगा सुंदर हुआ तो हमारा लहंगा का पैसा बच जाएगा। इस तरह से अब तीनों बहन पेटी खोलती है। पर ये क्या, उस पेटी में तो 3 साधारण लहंगे थे। उन साधारण लहंगों को देख बबीता मुंह बनाते हुए उनसे कहती है, पिताजी की पसंद इतनी बेकार कैसे हो सकती है? यह लहंगे कितने साधारण हैं। मैं इस लहंगे को पहनकर शादी नहीं करने वाली। बबीता, तेरे पास जरा भी दिमाग नहीं है। जब हम तीनों बहन छोटी थी, पिताजी ने हम तीनों के लिए तब से ये लहंगे खरीदे थे। उस समय पर ऐसे ही लहंगे चला करते थे। बबीता, माया बिल्कुल सही कह रही है। अगर तू नहीं चाहती कि तू अपनी शादी पे इस लहंगे को पहने तो मत पहन। दीदी, इस बबीता को अगर अपनी शादी वाले दिन इस लहंगे को नहीं पहनना तो ये ना पहने, पर मैं माँ और पिताजी की दी हुई आखिरी निशानी को अपने शादी वाले दिन जरूर पहनूंगी। इस तरह से माया अपना लहंगा उठाकर उसे सीने से लगा लेती है। अब जैसे ही माया के आंसू लहंगे पर पड़ते हैं, उसके लहंगे से तेज रोशनी निकलती है और जादुई लहंगा माया से कहता है, माया, रूपाली और बबीता, तुम जिस लहंगे को साधारण समझ रही हो वो कोई साधारण लहंगा नहीं बल्कि मायावी लहंगा है। हम तीनों ही लहंगे मायावी हैं, पर बोलने की शक्ति सिर्फ मुझ में है। और बबीता का जो लहंगा है उसे जो भी पहनेगा उसकी खूबसूरती दुगनी हो जाएगी। और रूपाली, तुम्हारा जो लहंगा है वो तुम्हारी मनचाही इच्छाओं को पूरी करेगा और मैं तुम तीनों बहनों को सही रास्ता दिखाऊंगा। तीनों बहन को जब जादुई लहंगे का पता चलता है तो बबीता का मुंह भी सीधा हो जाता है। अब रूपाली बबीता और माया के लिए लड़के ढूंढती है और बहुत जल्द बबीता को एक लड़का मिलता है। जिस दिन बबीता को देखने लड़के वाले आते हैं, उस दिन बबीता अपनी माँ का दिया हुआ लहंगा पहनती है, जिसमें उसकी सुंदरता और भी निखर कर आ रही होती है। तो वहीं माया का लहंगा रूपाली और माया से कहता है, माया, बबीता की शादी इस लड़के से मत कराओ। ये लड़का धोखेबाज है। इससे पहले भी इसने मासूम लड़कियों से शादी करके उन्हें छोड़ दिया। ये दहेज के लिए शादी करता है। अगर ऐसा है तो मैं अपनी बहन की शादी इस लड़के से हरगिज नहीं करवाऊंगी। मुझे चाहे कितना भी दहेज क्यों ना देना पड़े, लेकिन मैं उसकी शादी एक अच्छे घर में करवाऊंगी। अब क्या था, अब माया इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। जिसके बाद रूपाली अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, माया के जादुई लहंगे ने कहा था कि तुम मेरी सारी इच्छा को पूरा करोगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार जो लड़के मेरी बहनों को देखने के लिए आए वो पहले की तरह लालची और बुरे ना हो, बल्कि साफ दिल के हों और मेरी बहनों को हंसी खुशी रखें। रूपाली के इतना कहते ही पंडित जी का फोन रूपाली के पास आता है और रूपाली को माया और बबीता के लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता है। बहुत जल्द रूपाली अपने जादुई लहंगे की मदद से पैसों का इंतजाम करती है और अपनी बहनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करवा देती है। और शादी होने के कुछ दिनों बाद बबीता और माया भी अपने जादुई लहंगे की मदद से रूपाली की शादी एक बेहद अच्छे लड़के से करवा देती हैं।